नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 16वें अध्याय जल एक बहुमूल्य संसाधन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम सभी जल से भली भांति परिचित तो हैं ही, और हम जल का विविध प्रकार के कार्यों में उपयोग भी करते हैं। हम पानी को पीने के लिए उपयोग में लेते हैं, जिसकी सहायता से हम खुराक का पाचन कर पाते हैं। हम घर में रहे हुए फल एवं सब्जियों को धोने के लिए भी पानी का उपयोग करते हैं। स्नान करने के लिए भी पानी का उपयोग किया जाता है। साथ ही आपकी जो माताजी हैं, वे कपड़े और बर्तनों को धोने के लिए भी पानी का उपयोग करती हैं। आपके पिताजी वाहनों को धोने के लिए भी पानी का ही उपयोग करते हैं, और घर की साफ सफाई करने के लिए भी पानी का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार पानी हमारे लिए कई स्थानों में उपयोगी साबित होता है। यह पानी की उपलब्धि हमें पानी के कुछ स्रोतों द्वारा की जाती है, जैसे कि नदियां, तालाब या कुएं। आपने अपने गांव में तालाबों और कुओं को तो जरूर देखा होगा, जिसकी सहायता से गांव वाले पानी प्राप्त करते हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, सभी जगह पर पानी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। कुछ ऐसे विस्तार होते हैं जहां पर पानी के ऐसे स्रोत देखने को नहीं मिलते हैं। वहां पर लोगों को पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मीलों दूर तक चल करके जाना पड़ता है और लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। उसके बाद ही पानी प्राप्त होता है। कई बार तो इतनी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद भी पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है और उन्हें बिना पानी के रहना पड़ता है। हमारे यहाँ पर भी कई बार गर्मी के दिनों में जो ऐसे जलाशय हैं, जैसे कि नदियां और तालाब, यह सूख जाते हैं, जिनके कारण पीने के पानी की किल्लत उत्पन्न होती है। और पानी का सप्लाई करने वाली जो संस्थाएं हैं, वे पानी की सप्लाई की मात्रा में कमी उत्पन्न करती हैं, जिनके कारण कई बार भयावह दृश्य देखने को मिलते हैं। कई बार विद्यार्थी मित्रों, पानी की इस मांग को पूरा करने के लिए लोगों को आपने आपस में झगड़ते हुए भी देखा होगा, और कई बार लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए भी देखा होगा कि पानी की कमी को पूरा किया। जल की ऐसी कमी मात्र हमारे ही देश में नहीं है, अपितु पूरे विश्व में देखने को मिलती है। इस जल की कमी पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व में 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, वह लगभग जल की कमी के कारण ही देखने को मिलेगा। इसीलिए लोगों में जल के प्रति जागरूकता बढ़े, इस उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 मार्च का जो दिन है, उसे विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों में जल के प्रति जागरूकता बढ़े। वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवणीय जल के वर्ष के रूप में भी मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवणीय जल कहा जाता है, जो कि हमारे नदियों, तालाबों या कुओं द्वारा प्राप्त होता है। हम सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में ऐसे जल को शुद्ध जल या ताजा जल के नाम से जानते हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, क्या हमारे पृथ्वी पर जो जल है, यह समस्त जल हमारे लिए उपलब्ध है? पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है, उसका कितना जल हमारे उपयोग में लेने लायक है, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ चित्र में हमारे पृथ्वी का सैटेलाइट से लिया गया एक चित्र देख सकते हैं। इसमें जो आपको नीला भाग दिखाई दे रहा है, यह हमारे पृथ्वी पर रहा हुआ पानी दर्शाया जा रहा है। पृथ्वी की सतह 71% भाग जल से ढका हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी पर कितना सारा जल उपलब्ध है, परंतु विद्यार्थी मित्रों, आपको एक बात बता दें, पृथ्वी पर ये जो जल 71% भाग बताया जा रहा है, ये सारा की सारा हमारे उपयोग में लेने लायक नहीं होता है। यह जल समुद्र के रूप में हो सकता है, समुद्र पे रहे हुए हिम के रूप में या ग्लेशियर के रूप में हो सकता है, नदियों के रूप में हो सकता है, ग्राउंड वाटर यानी भौम जल, या आसमान में बादल के रूप में भी देखने को मिल सकता है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब एक क्रियाकलाप करते हैं और उस क्रियाकलाप की सहायता से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर जो जल है, उसका कितना भाग हमारे उपयोग में लेने लायक है। इसके लिए विद्यार्थी मित्रों, हम एक बाल्टी में पानी ले लेते हैं।
एक मध्यम आमाप की जो बाल्टी होती है उसमें लगभग 20 लीटर जितना पानी प्राप्त होता है। यह जो बाल्टी में भरा हुआ पानी है इसे हम हमारी पृथ्वी पर रहे हुए पूरे के पूरे जल की मात्रा से प्रदर्शित करेंगे, यानी बाल्टी में जितना पानी है उसे हम हमारी पृथ्वी पर जितना पानी है उसके समकक्ष मान लेंगे। बाल्टी में बचा हुआ जल समुद्र और महासागरों में उपस्थित लवण जल यानी खारे जल और आंशिक रूप से भौमजल के रूप में पाए जाने वाले जल को प्रदर्शित करता है। यह जल मानव के उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता। हम खारे पानी का उपयोग नहीं करते हैं, वह खारा पानी हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब एक मग लेते हैं और 5 ml की क्षमता वाले चम्मच की सहायता से इस मग में 100 चम्मच जितना जल डाल देते हैं। जब हम 5 ml की चम्मच की सहायता से 100 चम्मच जितना जल इस मग में डालेंगे तो लगभग हम 20 लीटर वाली बाल्टी में से 500 ml जितना पानी हम इस मग में ले लेंगे। यह मग में लिया गया जो पानी है यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित करता है और यह अलवण जल वह अलवण जल है जो कि ग्लेशियर के रूप में देखने को मिलता है। मग में बचा हुआ जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमकृत रूप से हिम नदियों तथा ध्रुवीय प्रदेशों और पर्वतों की स्थायी बर्फ के रूप में पाया जाता है, जो कि कई बार बर्फ के रूप में हिमालय जैसे बड़े पर्वतों पर, ध्रुवीय प्रदेशों पर तथा समुद्रों में बर्फ के रूप में देखने को मिलता है, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी यह जल भी हमारे लिए सरलता से उपयोग में लेने लायक नहीं होता। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों अब हम एक ग्लास लेंगे और उस ग्लास में 5 ml की क्षमता वाले चम्मच की सहायता से मग में से 30 चम्मच जितना जल इस कांच की ग्लास में डाल देंगे। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों 20 लीटर पानी में से हम लगभग 150 ml जितना पानी जो है वह इस ग्लास में ले लेंगे। भौमजल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की यह मात्रा के समान देखने को मिलता है। अब विद्यार्थी मित्रों जो हमारे पास चम्मच है जिसके अंदर मात्र हम 5 ml पानी ले सकते हैं उसका 1/4 भाग जितना चम्मच में आप जल भर लें। यह 20 लीटर में से लगभग 1.25 मिलीलीटर जितनी जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है और यह विश्व की सभी और नदियों में उपस्थित कुल अलवणीय जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, यानी मात्र इतनी ही मात्रा हमारे लिए पीने लायक जल प्रदर्शित। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पानी तो भरपूर मात्रा में है। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% जितना भाग जल से भरा हुआ है, परंतु यह संपूर्ण जल हमारे उपयोग में लेने लायक नहीं होता, खास करके वह जल जो कि लवणीय है और वह जल जो कि अलवणीय तो है परंतु बर्फ के रूप में है वह भी हम उपयोग में नहीं ले सकते। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों हमें जल को समझदारी पूर्वक उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि पानी की बहुत ही कम मात्रा हमारे उपयोग में लेने लायक होती है। आइए विद्यार्थी मित्रों अब हम जल की कुछ अवस्थाओं के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जल जो है वह उसकी विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है। जल की पहली अवस्था ठोस स्वरूप में देखने को मिलती है जिसे हम बर्फ के नाम से जानते हैं। जल की जो दूसरी अवस्था है वह द्रव्य स्वरूप में देखने को मिलती है जिसे हम सामान्य रूप से जल या पानी के नाम से जानते हैं। और जो जल की तीसरी अवस्था है वह गैस स्वरूप में देखने को मिलती है जिसे हम जलवाष्प या भाप के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब जरा हम इनके विषय में चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले जल के ठोस स्वरूप की चर्चा करते हैं कि पृथ्वी पर ठोस स्वरूप का जल कहां कहां देखने को मिलता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुव प्रदेशों पर, जिन्हें हम बर्फ छत्रक के नाम से जानते हैं, जो कि पृथ्वी के दोनों ही उत्तर और दक्षिण ध्रुव में आए हुए हैं, वहां देखने को मिलता है। बर्फ से ढके हुए पर्वतों पर, जैसा कि हमारे हिमालय पर भी काफी अधिक मात्रा में जो पानी है वह बर्फ के स्वरूप में देखने को मिलता है। या फिर हिम नदियों में, या हम कह सकते हैं ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ स्वरूप में ठोस अवस्था के अंदर देखने को मिलता है। चलिए चर्चा करते हैं द्रव्य अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल यानी भौम जल के नीचे भी देखने को मिलता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जल के तीसरे स्वरूप गैस के विषय में, जिसे हम जलवाष्प के नाम से भी जानते हैं। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित देखने को मिलता है। यह जलवाष्प आप आसमान में बादल के रूप में भी देख सकते हैं या किसी
नदी के ऊपर के भाग में बाष्प के रूप में भी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम जल के 3 स्वरूपों की चर्चा करते हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब एक क्रियाकलाप द्वारा हम जल की कुछ क्रियाओं की चर्चा करते हैं। यह क्रियाकलाप आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है और यह कौन सी क्रिया है उसे आपको दर्शाना है। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले नंबर 1 पर जो लिखा हुआ है वह हमारे भौम जल को प्रदर्शित करता है। नंबर 2 का जो प्रक्रम है वह जलवाष्प को प्रदर्शित करता है, यानी नदियों में से या समुद्र में से जो पानी भाप बनकर के ऊपर जाता है वह प्रक्रिया वाष्पीकरण के नाम से जानी जाती है और वह पानी का स्वरूप वाष्प स्वरूप होता है। नंबर 3 में जो स्वरूप दर्शाया गया है वह संघनन की प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से जो पानी वाष्प बनकर के आसमान में गया है वह ठंडा होकर के बादलों का स्वरूप ले लेता है। अब नंबर 4 में बादल को दर्शाया गया है। नंबर 5 में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। वनस्पतियां अपनी पत्तियों की सहायता से शोषित किए गए जल का बहुत बड़ा भाग वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। नंबर 6 का जो प्रक्रम है वह अंतस्यंदन के नाम से जाना जाता है और नंबर 7 यह बादल में रहा हुआ जो पानी है वह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और इस प्रकार एक जल चक्र का प्रक्रम पूर्ण होता है, जिसे आप अपनी पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमारे शहरों के अंदर पानी के परिवहन के लिए एक सुयोग्य सिस्टम देखने को मिलता है। पानी का संग्रह बड़े बड़े पानी के टंकों में किया जाता है और एक पाइप सिस्टम द्वारा हमारे घरों तक पानी को सरलता से पहुंचाया जाता है, परंतु यह व्यवस्था शहरों में देखने को मिलती है। गाँव के अंदर ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। कई गाँव में तो लोगों को पानी के लिए कई दूरी तक पैदल चल के जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। इस कारण से वे अपने बच्चों को भी ऐसे स्थानों पर पानी भरने के लिए ले, जिसके कारण जो बच्चे हैं उनका अधिकांश समय इस पानी को लाने और ले जाने में बीत जाता है। इसके कारण बच्चे कई बार पाठशाला में नहीं जाते हैं और उनकी शिक्षा ग्रहण करने की जो अवस्था है उस अवस्था में उन्हें इस प्रकार के काम करने पड़ते हैं। कई बार तो वे अपनी पाठशाला भी छोड़ देते हैं। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, हमें पानी को बचाए रखना चाहिए और प्रत्येक स्थान तक पानी पहुंच सके ऐसे उपाय भी करने चाहिए, जिसके कारण ये जो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई करने की उम्र में पानी भरने जाना पड़ता है वे भी पढ़ाई करने की उम्र में पढ़ाई कर सकें। आशा करता हूं विद्यार्थी मित्रों कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने जल के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। हमारी इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें।